हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 8 पर। ठीक है, अंतिम लेक्चर है भाई हमारा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सारे महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही आपके जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट का जो पॉइंट है हमारा वो चल रहा था और लास्ट का पॉइंट हमारा कौन सा था? उभय प्रतिरोध का महत्व। ठीक है, उभय प्रतिरोध का मिट्टी के अंदर क्या क्या महत्व है उस चीज को पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले और दूसरे दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों थोड़े से मिसप्रिंट हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहले में क्या है भाई? पहले में है मृदा पीएच का स्थायीकरण, तो आप इस पॉइंट को लिख लो। फर्स्ट पॉइंट में जो हेडिंग है वो क्या है? मृदा पीएच का स्थायीकरण। मृदा पीएच का स्थायीकरण, स्थायीकरण। ठीक है, लिख लोगे आप, ये लिख लो हेडिंग। और दूसरे में जो हेडिंग है वो है मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। ठीक है, दूसरी हेडिंग भी मैं आपके लिए पहले लिख देता हूं, इसको आप लिख लो। अगर आपकी बुक में भी मिसप्रिंटिंग है तो इसको सही कर लो। दूसरी है मृदा सुधारकों की, मृदा सुधारकों की, सुधारकों की आवश्यक मात्रा। ठीक है, इस पर कुछ ऐसी हैंडराइटिंग आएगी, आवश्यक मात्रा। ठीक है, ये चीज आप लिख लो भाई। ठीक है, ये दो हेडिंग है, मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा और मृदा पीएच का स्थायीकरण। ठीक है, लिख लिया। चलो अब पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं भाई, मृदा पीएच का स्थायीकरण। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, मृदा पीएच का स्थायीकरण में पहले इन बिंदुओं को पढ़ लो, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। मृदा पीएच का अचानक परिवर्तन मृदा वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्ति पर पड़ता है। भाई आपने पढ़ा था कि अगर मृदा का पीएच बदलेगा तो जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग पीएच मान पर क्या है? उपलब्ध हो रहे थे। आपने देखा था आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, इनके घुलने के लिए पीएच मान कैसा चाहिए था? कम चाहिए था। ठीक है, और आपके कुछ ऐसे पोषक तत्व थे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके लिए लगभग मान कैसा चाहिए था? आपको उदासीन पीएच चाहिए था, तो वहां पर इन आयनों की प्राप्ति ज्यादा हो रही थी। ठीक है, यानी जो पीएच का मान है वो पोषक तत्वों के लिए, अलग अलग पोषक तत्वों के लिए बदलता है। तो अगर आपने पीएच में अचानक परिवर्तन कर दिया या पीएच में हम कहें अचानक परिवर्तन हो जाता तो पोषक तत्वों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता, और पोषक तत्वों की अगर प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता तो पौधे पर भी प्रभाव पड़ता, पौधे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। साथ ही जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी सक्रियता पर भी क्या पड़ता? विपरीत प्रभाव पड़ता। तो ये सारे गुणधर्म आपस में मिलाकर हमारे लिए जो पौधे की उपज है उसको कम कर देते, पौधे की वृद्धि रुक जाती, और वृद्धि रुक जाती तो हमको कृषि उपज भी कैसी मिलती भाई? कम मिलती। आगे देखो, आगे क्या बात बोली इन्होंने? यदि पीएच में अधिक परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीव को बड़ी हानि पहुंचती है। ठीक है, अगर पीएच में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता तो पेड़ पौधे की वृद्धि रुक जाती, जीव जंतु आपके उसके अंदर क्या हो जाते भाई? मर भी सकते थे। ठीक है ना, मृत अवस्था को भी प्राप्त कर सकते थे। तो जीव जंतुओं के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए बड़ी कठिनाई वाली स्थिति आ जाती। ठीक है ना, लेकिन शुक्र है हमारा ऐसी कंडीशन नहीं आती अचानक से। क्यों? क्योंकि मिट्टी में कैसा गुणधर्म पाया जाता है भाई? मृदा उभय प्रतिरोधन का, यानी बफर कैपेसिटी मिट्टी के अंदर पाई जाती है, जो पीएच के को अचानक से बहुत अधिक परिवर्तित होने नहीं देती। समझ गए? तो एक तो ये महत्व हो गया उभय प्रतिरोधन का। दूसरा महत्व मैंने क्या बताया आपको? देखो, दूसरा महत्व हमने क्या डिस्कस किया था? मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। क्या बोला था? मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। देखो इसमें क्या लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। ठीक है, मृदा में क्या है? अगर उभय प्रतिरोधन की क्षमता ज्यादा है तो सीधी सीधी बात है भाई कि अगर पीएच के मान में परिवर्तन करना है तो सामान्य से अधिक मात्रा में आपको अम्ल डालना पड़ेगा, या सामान्य से अधिक मात्रा में आपको क्या डालना पड़ेगा? क्षार डालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, एक तो क्या दे रखा है? चूना, और एक क्या दे रखा है? गंधक। गंधक को और क्या बोलते हैं? सल्फर। ठीक है ना, तो चूना आपको पता है क्या पैदा करेगा भाई? क्षारीय गुण बना, क्षारीयता पैदा करेगा। और आपका जो गंधक है वो मिट्टी को कैसी बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मिट्टी को अम्लीय बनाना है तो आप गंधक की मात्रा मिलाओगे, अगर आपको मिट्टी को क्षारीय बनाना है तो आप किसकी मात्रा मिलाओगे? चूने की मात्रा मिलाओगे। कहने का मतलब, अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो क्षारीय मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए आप इसमें क्या डालोगे? गंधक डालोगे। और अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, अगर आपकी मिट्टी कैसी है? अम्लीय, तो इसको क्षारीय बनाने के लिए आप इसके अंदर क्या डालोगे? चूना डालोगे। समझ गए बात को? देखना, दिए जाने वाले जो चूने की मात्रा है उसको निश्चित करते समय
क्या करते हैं भाई, मृदा में पाए जाने वाले आपके कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनकी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, उनकी मात्रा को हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई रिमाइंडर। हाँ देखो, तो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उसकी बनावट को भी ध्यान में रखते हैं। किसकी, मिट्टी की, कि मिट्टी के अंदर कितना कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, उन सब की मात्रा को कैलकुलेट करके हम उसमें क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं या गंधक मिलाते हैं। समझ गए। तो ये दो आपके क्या हो गए, उभय प्रतिरोधन का महत्व हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई इसके महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टर्स देखो, पहला पॉइंट क्या दे रखा है भाई, मृदा का मान मृदा विलयन में उपस्थित H+ तथा OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो मृदा का जो मान है, मृदा की जो अम्लीयता है, क्षारीयता है, उदासीनता है, ये किस पर, H+ आयन की सांद्रता पर और हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इसको स्टार लगा लेना। ठीक है, क्या है, पीएच शब्द की खोज किसने की, आपसे पूछ ले पीएच शब्द की खोज किसने की व कब की, तो क्या याद रखोगे, पीएच शब्द की खोज है वो किसने की थी, SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं, SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, तो ये की थी आपकी 1909 में। कब की थी, 1909 में। ठीक है, तो दोनों बातों को याद रखोगे कि पीएच शब्द की जो खोज है वो SPL सोरेनसन ने की थी। कब की थी, 1909 में की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि भाई पीएच के द्वारा अम्लीयता व क्षारीयता को मापा जा सकता है। बिल्कुल माप सकते हैं, एसिडिटी को भी माप सकते हैं, बेसिसिटी को भी माप सकते हैं। क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू कितनी होगी आपकी, पीएच की वैल्यू अगर आपकी 0 से लेके 7 होगी, मतलब वो कैरेक्टर किसके हैं, आपके अम्लीय के हैं। और अगर पीएच की वैल्यू कितनी होगी भाई, 7 से लेके 14 होगी, तो यानी आपके गुणधर्म कैसे हैं, क्षारीय हैं। और अगर आपकी पीएच की वैल्यू फिक्स कितनी होगी, पीएच की वैल्यू फिक्स अगर 7 होगी, मतलब आपका विलयन कैसा है, आपकी मृदा कैसी है भाई, उदासीन है। ठीक है, समझ गए बात को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4। इसको देखो भाई, पॉइंट नंबर 4 को, पीएच स्केल के द्वारा पीएच का मान 0 से 14 तक मापा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका जेट ICR एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछेगा, पीएच स्केल का मान है या पीएच स्केल की माप है, तो पीएच स्केल का जो परास है, जो पैमाना है, वो कितने, कहां से कहां तक है, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, आपसे पूछ लेगा भाई, और ऑप्शन में एक आपको मिलेगा, देखो 1 से लेके 14 तक। तो याद रहे 1 से लेके 14 तक पैमाना नहीं होता, पैमाना कहां से कहां तक होता है, परास कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 14 तक होती है। समझ गए बात को। तो पीएच शब्द की खोज जो है SPL सोरेनसन ने की, 1909 में की, और इसकी जो माप होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, अगली वही बात बोल दी उसने कि पीएच 7 पर मृदा उदासीन होती है। अगर पीएच के मान कितने हैं, 7, तो मृदा कैसी होगी, उदासीन होगी। 7 से कम होने पर मृदा अम्लीय होगी। 0 से 7 है, मतलब 7 से कम है, तो मिट्टी कैसी होगी, आपकी अम्लीय। और 7 से ज्यादा है, यानी 7 से 14 के बीच में है, तो मिट्टी कैसी होगी, आपकी क्षारीय। ठीक है, यही बात बोली है। अगले आ जाओ 6वें पॉइंट पर। इसमें क्या बोला है, OH- आयनों की व्युत्क्रम सक्रियता का लघु गुणक POH कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन सही है, और सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, OH- आयन की सांद्रता का, OH- आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक POH कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, फॉर्मूले से ही आ जाएगी। डेफिनेशन देखो, चलो पहले क्या बोला मैंने, OH- आयन की सांद्रता का, OH- आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, POH कहलाता है। क्या कहलाता है, POH। समझ गए। तो OH- आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक POH कहलाता है। और अगर इसी तरह आपको H+ की पीएच की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिख दोगे, OH- की जगह H+ कर देना बस। क्या लिखोगे फिर उस कंडीशन में, H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pH कहलाता है। अगर आपसे pH की डेफिनेशन पूछे तो चलो इसको काट के दोबारा से लिख देते हैं। pH की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है भाई, पीएच कहलाता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, और नीचे आप फॉर्मूला लिख दोगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखो 7वां, पीएच प्लस पीओएच का योग सदैव कितना होता है भाई, 14। ठीक है,
pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है। इस वैल्यूज को आप याद रखोगे। और अगर आपसे Kw की वैल्यू पूछ ले तो 1 गुणा 10 की पावर कितनी 14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। ठीक है ना, आपको वैल्यूज में दिखा भी देता हूं, एक सेकंड देखो, क्योंकि इसकी भी वैल्यू पूछ सकता है आपसे। स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने लिखी थी। ठीक है, ये देखो एक सेकंड, Kw का मान ये रहा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 14 और 14 किस में भाई माइनस में। ठीक है ना, ग्राम आयंस प्रति लीटर। ये यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट लिखोगे तभी आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 14 ग्राम आयंस प्रति लीटर। ये किसकी वैल्यू है Kw की। ठीक है ना, याद रहे। Kw को क्या बोला था, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, इसको भी दिखा देता हूं, ये लो जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप याद रखना, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। नीचे चलते हैं अपने पॉइंट पर, देखो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट है आपका उभय प्रतिरोधन वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के pH मान को परिवर्तित करने के लिए अम्ल या क्षार की आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा को उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि उभय प्रतिरोधन क्या करता है भाई, pH परिवर्तन का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है ना, तो pH के मान बदलते नहीं है, इस वजह से आवश्यक से ज्यादा मात्रा में हमको अम्ल या क्षार मिलाना पड़ता है। ठीक है, नवा पॉइंट देखो, pH में परिवर्तन के प्रतिरोध करने की यह शक्ति उभय प्रतिरोधी कहलाती है, बफर रिएक्शन कहलाती है। समझ गए हम कि ये pH के मान में परिवर्तन होने नहीं दे रही, तो इस शक्ति को, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, बफर क्रिया कहेंगे। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, उभय प्रतिरोधी बोलेंगे। आगे देखो 10वां पॉइंट, जिन मृदाओं में क्ले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उनकी उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो जिनमें आपकी मृतिका किसको बोलते हैं, क्ले को, इसकी मात्रा अधिक हो और साथ में आपके कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, CC की मात्रा भी अगर आपकी ज्यादा है तो वहां पर उभय प्रतिरोधन की क्रिया कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझ गए बात को। अगला देखो, 50% बेस संतृप्ति पर मृदा का सबसे अधिक उभय प्रतिरोधन होता है। यानी आपसे कोई बोले कि किस बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे ज्यादा उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है, तो आपका आंसर कितना होगा भाई, 50% बेस संतृप्ति पर। समझ गए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, मृदाओं की उभय प्रतिरोधन की क्षमता उपस्थित कोलॉइडी पदार्थों की अभिक्रियाशीलता मात्राओं और प्रकारों पर निर्भर करती है। तो जो मृदा की उभय प्रतिरोधन की क्षमता है वो कितने कैरेक्टर पर, कोलॉइडी पदार्थों की अभिक्रियाशीलता पर और उनके प्रकारों पर निर्भर करती है। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखो, धनायन विनिमय क्षमता पर भी निर्भर करती है, क्योंकि इससे पहले की पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूं, देखो ये रहा पैराग्राफ कि मृदा की उभय प्रतिरोधन की क्षमता कोलॉइडी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। पहला ये मिल गया, कोलॉइडी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। और दूसरा आपको पॉइंट भी दिखा देता हूं, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, देखो इसके नीचे देखना, जस्ट मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, देखो अब देखो दूसरा देखो, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता द्वारा भी उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रभावित होती है। तो ये दो कैरेक्टर आपको मिल गए भाई। ठीक है, तो कोलॉइडी पदार्थों की मात्रा पे भी निर्भर करेगी और किस पर निर्भर करेगी, CEC पर, धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पर भी निर्भर करेगी। क्वेश्चन बन सकता है, दोनों को लिखना है। ठीक है ना भाई, एक को नहीं, केवल दोनों को लिखना है अपन को। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, pH शब्द किसने दिया, तो बताओ किसने दिया, SPL सोरेनसन ने दिया। कब दिया था, 1909 में दिया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, pH स्केल से pH के पासे को मापते हैं, इसकी सीमा होती है। तो इसकी सीमा कहां से कहां तक होती है, बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला या दूसरा, 1 से 14 या 0 से 14। अभी अभी बताया था ना भाई, कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही है। pH और POH का योग सदैव होता है, सदैव कितना होता है भाई, 14 होता है। दोनों ऑप्शन 14 दे रखे हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, एक कोई 12 होगा, 13 होगा। ठीक है ना, तो आंसर कितना होगा, pH प्लस POH का योग होगा आपका 14। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखना, मृदा का उभय प्रतिरोधन किसके प्रतिरोध में, किसके परिवर्तन में प्रतिरोध प्रदर्शित करता है भाई, pH के परिवर्तन में। उभय प्रतिरोधन क्या है, pH के मान में परिवर्तन का जो विरोध करे उसे क्या बोलते हैं, उभय प्रतिरोधन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, लास्ट का D। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उभय प्रतिरोध क्षमता दर्शाती है अम्लता, क्षारीयता, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई दोनों भाई, उभय प्रतिरोधन क्षमता आपकी अम्लता के प्रति भी होती है, क्षारीयता के प्रति भी होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका स। ठीक है, समझ गए बात को। मृदा का मापन किससे किया जाता है, pH से करते हैं भाई। मृदा का मापन हम किससे करते हैं, pH से। pH से ही हमें पता चलता है मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है,
दूसरा क्या है, मृदा शब्द की खोज कब व किसने की, एसपीएल सोरेनसन ने कब की थी, 1909 में की थी। ठीक है, इसको भी देख लो। उभय प्रतिरोधन क्षमता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अभी बात की थी, दो कारक थे, एक तो कॉलोइडल पदार्थों की मात्रा, दूसरा सीईसी धनायन उन्मुख क्षमता, भी अभी बताया था ना ऊपर। उभय प्रतिरोध क्या होते हैं भाई, उभय प्रतिरोध क्या होते हैं, जब विलयन में हम थोड़ी मात्रा में अम्ल या थोड़ी मात्रा में हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो इसके पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता, या इसके पीएच के मान में बहुत ही कम, नगण्य क्या होता है आपका परिवर्तन, यानी जो विलयन है वो पीएच के परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोध, तथा ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधक विलयन या बफर विलयन। समझ गए बात को। तो आपको इसकी जगह पूछ सकता है बफर किसे कहते हैं, तो बफर का भी आंसर यही है कि जब विलयन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो पीएच के मान परिवर्तित नहीं होते हैं, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं, उभय प्रतिरोधन कहते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। समझ गए भाई। इसके बाद आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको सारे जो नोट्स मैंने आपको अभी यहाँ पर क्लास में डिस्कस करे, मृदा को परिभाषित कीजिए, कृषि में क्या महत्व है, पीएच स्केल क्या है, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। किताब की लाइन टू लाइन से ही क्वेश्चन बनना है। आगे भी अगर कोई अंदर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सारी लाइनें हमने पढ़ी हैं, लाइन टू लाइन हमने डिस्कस किया है। जहां क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी मैंने आपको साथ साथ बताया कि भाई यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो पढ़ा रहा हूं आपको, जितना पढ़ा रहा हूं और साथ साथ जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उनको ध्यान से आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है ना। बस मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं भाई यूनिट नंबर 6 का। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, साथ साथ जो बता रहा हूं उन बातों को याद रखिए। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा भाई, जितनी बातें हैं वो साथ साथ आपको याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है भाई पूरा जो आपके ये जो बुक है, पूरी जो केमिस्ट्री आपकी, वो आपकी मैक्सिमम याद करने वाली है। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, आपको चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। तो याद करना स्टार्ट कर दो भाई चैप्टर्स को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।